हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सोशोलॉजी के हम कुछ यूनिट 3 के कुछ टॉपिक हैं, विवाह, परिवार, नातेदारी, इनको पढ़ेंगे। जिनमें से विवाह को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं अपनी वीडियो में, पार्ट ए में। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम परिवार और नातेदारी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम परिवार को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। परिवार क्या है? परिवार क्या होती है? एक ऐसी संस्था या निवास स्थान जहाँ पर पति पत्नी के साथ बच्चे रहते हैं, तो ये परिवार कहलाता है। परिवार क्या है? एक ऐसी समिति या संस्था है जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे सबको सम्मिलित किया जाता है, तो वो परिवार कहलाता है। तो सबसे पहले परिवार यानी फैमिली। फैमिली लेटिन भाषा के फैमुलस से बना हुआ है। फैमिली किससे बना है? लेटिन भाषा के फैमुलस से बना हुआ है। यह फैमुलस एक एल्मर ने अपनी पुस्तक है सोशोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था। फैमुलस को कहाँ पर प्रतिपादित किया था? सबसे पहले एल्मर की पुस्तक है सोशोलॉजी ऑफ फैमिली, इसको याद करना है। सोशोलॉजी ऑफ फैमिली किसकी पुस्तक है? एल्मर की है, उसने प्रतिपादित किया था। फैमिली शब्द जो है रोमन भाषा की फैमिलिया से बना है, तो शब्द आए तो रोमन भाषा, ठीक है। फिर उसके बाद फैमिली शब्द एक ऐसी समिति या संस्था है जहाँ पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं, ठीक है। तो फैमिली एक संस्था हो गई जिसमें बच्चों के साथ पति पत्नी रहते हैं। अब क्या आता है कि मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, तो ये मर्डॉक की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है, मतलब समाज कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो, क्योंकि कोई भी समाज हो वो तभी समाज कहलाएगा जब वो परिवार बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसकी महत्वता की चर्चा करते हुए मैकाइवर और पीज क्या कहते हैं, ये दार्शनिक थे मैकाइवर और पीज, इन्होंने क्या बोला है फैमिली के लिए कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है। संकट में तो व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह आजीवन यानी जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। तो ये याद करना है, मैकाइवर और पेज ने बोला है। इस तरीके से फैमिली का इंट्रोडक्शन हो गया। ये कौन सी पुस्तक में इसको वर्णित किया गया है? तो एल्मर ने सबसे पहले सोशोलॉजी ऑफ फैमिली में इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब फैमिली की कुछ परिभाषाएं हैं समाजशास्त्रियों के अनुसार। तो सबसे पहले परिभाषा है गिलबर्ट की। गिलबर्ट ने क्या बोला है कि साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है, ठीक है। ये संबंध कैसे होते हैं? स्थायी होती हैं। एक स्त्री और एक पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध है, तो वो क्या हो जाएगा? परिवार। और ये किसने बोला है? गिलबर्ट ने, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आपको कि परिभाषाएं, ये एलियट और मेरिल की कर लेना। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो परिवार कैसी इकाई होगी? जैविक सामाजिक, मतलब इनके अंतर्गत जैविक गुण उपस्थित होते हैं, तो वही परिवार कहलाता है। ये किसने बोला? एलियट एवं मेरिल ने। नेक्स्ट है कोई मर्डॉक ने क्या बोला है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार कैसी संस्था है? एक सार्वभौमिक संस्था है। वोगार्डस आते हैं तो इन्होंने क्या बोला? पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ठीक है। पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। मैकाइवर और पीज क्या बोलते हैं कि समाज में परिवार की अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, ठीक है। इस तरीके से कुछ समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं परिवार को लेकर, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ दी हैं, बाकी की ये दी हुई हैं, आप ये इस पीडीएफ में से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अरस्तु ने क्या बोला है कि समाज को परिवार का संकलन कहा है। अरस्तु ने क्या बोला है? समाज को परिवार का संकलन। समाज जो है परिवारों का संकलन, मतलब बहुत सारे परिवारों को मिलकर ही समाज बनता है, ऐसा अरस्तु ने बोला है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं परिवार की परिभाषाएं हो चुकी हैं। परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं में पहली विशेषता है बच्चों का लालन पालन होता है इस परिवार में। ठीक है, दीर्घकालीन समूह होता है। ठीक है, रक्त संबंधों का बंधन होता है, मतलब परिवार के सदस्य क्या रक्त संबंधों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और भावनात्मक लगाव भी होता है इनके अंदर। ठीक है, फिर सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, मतलब सदस्यों को उत्तरदायित्व बनता है, आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामाजिकरण होता है परिवार का, और सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है ये। सीमित आकार होता है परिवार का। ठीक है, और ये परिवार जो है समाज की मौलिक इकाई है। आर्थिक निवास होता है, आर्थिक व्यवस्था होती है और एक निश्चित निवास स्थान होता है। ठीक है, सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, सार्वभौमिक संस्था थी, अपनत्व की भावना होती है और अनिवार्य सदस्यता होती है। इस तरीके से परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट, मजूमदार एवं मदान ने परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं। तो मजूमदार और मदान ने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? एक तो संस्थागत यौनाचार। ठीक है, संस्थागत यौनाचार पहली विशेषता हो गई। दूसरा है नामकरण द्वारा वंश का निर्धारण करना। नामकरण के आधार पर वंश का निर्धारण होता है। एक होता है आर्थिक इकाई और दूसरा है संयुक्त निवास। इस तरीके से परिवार की 4 विशेषताएं हो गई जो कि मजूमदार और मदान ने बताई हैं। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं। तो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है? कॉम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। कॉम्टे जो थे इन्होंने समाज की कोशिका बोला है परिवार को। तो समाज की कोशिका कौन हो जाएगी? परिवार हो जाएगी, क्योंकि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। ठीक है, परिवार का संकलन ही समाज है, तो इसलिए कॉम्टे ने इसको समाज की कोशिका बोला है। मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या है? उत्पत्ति सदैव आगम्य होती है, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में आया है। ठीक है, ये किसने बोला है? मैकाइवर और पेज ने। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं ये कुछ। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति के संबंध में कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहला आता है शास्त्रीय सिद्धांत। पहला क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो और अरस्तू ने किया था। तो शास्त्रों से याद रखना, शास्त्रीय परंपरा या इनके प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तू हैं। उन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। तो इन्होंने पुरुषों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना था। परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था। इस सिद्धांत को हेनरी मैन ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो हमें बस प्रतिपादक याद रखना, प्लेटो और अरस्तू थे शास्त्रीय सिद्धांत के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यौन साम्यवाद का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन फ्रेजर थे और बीफाल्ट। तो इनमें से 2-3 नाम याद रखने पड़ेंगे। मॉर्गन किसके थे? यौन साम्यवाद के, मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट। और शास्त्रीय सिद्धांत के कौन थे? प्लेटो और अरस्तू। यौन साम्यवाद की कौन है? मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रीफाल्ट। ठीक है, लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी भी प्रकार की परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। तो इन्होंने यौन साम्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया था। ठीक है, इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद बोला। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा एक विवाही सिद्धांत। एक विवाही सिद्धांत ये किसका था? वेस्टरमार्क का। एक विवाही सबसे अच्छा विवाह होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने किसका प्रतिपादन किया? एक विवाही सिद्धांत का। ठीक है, याद कर लेना इसको। इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। वेस्टरमार्क का कहना है कि परिवार में एक विवाही परिवार की प्रथा आदि परंपरा रही है और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी परिवार रोगों की भांति बाद में आए। ठीक है, तो बस हमें ये कहना है एक विवाही सिद्धांत जो है वो किसका था? वेस्टरमार्क का था। नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा साम्य मात्र सत्तात्मक सिद्धांत।
मातृसत्तात्मक मतलब जो सत्ता होती है उस पर सारा अधिकार मातृत्व या महिलाओं का होता है, या महिलाओं से पुत्री में जाता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ब्रीफॉल्ट ने। ब्रीफॉल्ट ने इसका प्रतिपादित किया था। और इसको ऐसे कर लेना, माता की सत्ता पर अधिकार होने से ब्रीफॉल्ट फाल्ट हो जाता है, या ऐसे याद कर लेना। मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रीफॉल्ट ने। इनकी पुस्तक कौन सी थी? द मदर सा। ठीक है, द मदर सा में किया था। इस सिद्धांत के समर्थक टायलर और बेकोफन थे। ठीक है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि प्रगतिवादी सिद्धांत। प्रगतिवादी सिद्धांत ऑगबर्न और वॉर्ड का था। ठीक है, ऑगबर्न और वॉर्ड ने प्रगतिवादी सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटता। ठीक है, तो प्रगति जैसी हो जाती फिर मूल अवस्था तो कभी वापस आती नहीं है। इसलिए प्रगतिवादी सिद्धांत किसका है? ऑगबर्न, आगे बढ़ना, एवं वार्ड, पीछे ना जाना। ठीक है, आर्थिक सिद्धांत है नेक्स्ट हमारा। तो इसके प्रतिपादक थे रॉल्फ लिंटन। इसके प्रतिपादक कौन है? रॉल्फ लिंटन। ठीक है, आर्थिक सिद्धांत ये अर्थ बढ़ने के साथ साथ एक विभाग को मान्यता देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उद्विकाशीय सिद्धांत। उद्विकाशीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेकोफन थे। लेकिन मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। तो बेकोफन ने परिवार के उद्विकासीय रूप को 4 चरणों में बांटा था। एक तो क्या था? कामाचार की स्थिति। दूसरा था बहुपत्नी विवाही परिवार। फिर आता है बहुपत्नी विवाही परिवार, फिर एक विवाही परिवार। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्विकाशीय रूप को इन्होंने 4 चरणों में बांटा था बेकोफन ने। कामाचार की स्थिति यानी यौन साम्यवाद। ठीक है, बहुपति विवाही, फिर आता है बहुपत्नी विवाही परिवार, फिर आता है एक विवाही। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ सिद्धांत हो गए परिवार के उत्पत्ति के। नेक्स्ट आते हैं मॉर्गन द्वारा परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण। तो मॉर्गन ने किस प्रकार से परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण किया था? सबसे पहला आता है समरक्त विवाह। समरक्त विवाह मतलब कि यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो समरक्त मतलब एक ही रक्त में समूहों में विवाह हो जाते तो वो समरक्त विवाह कहलाते थे। ठीक है, फिर आता है समूह विवाह। समूह विवाह मतलब एक स्त्री से विवाह हुआ लेकिन उसके सारे पति सारे जो एक इंसान से एक भाई से विवाह हुआ है लेकिन उसके सारे भाई पत्नी के पति माने जाते, तो ये समूह में विवाह होता था, इसलिए समूह विवाह कहलाता है। ठीक है, मॉर्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। ठीक है, इस तरीके से मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कुछ वर्गीकरण किया था। 5 स्तरों पर था। ये पहला समरक्त मतलब एक ही रक्त में हो जाता है शादी। दूसरा आता है समूह विवाह मतलब समूह में शादी होती थी। नेक्स्ट है सिंडेशमन परिवार। इस परिवार में क्या होता है? विवाह यद्यपि एक स्त्री के साथ होता था लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रखता था। ठीक है, ये परिवार का तीसरा रूप हो गया सिंडेशमन परिवार। ठीक है, नेक्स्ट आता है पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में क्या होता है? परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था, मतलब इसमें पुरुषों का आधिपत्य रहता है एवं एक से अधिक पत्नियां वो रख सकता है। स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक होता है पितृसत्तात्मक परिवार में। फिर नेक्स्ट आता है एक विवाही परिवार। तो मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास की अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार है जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। वर्तमान में इस उद्विकाशीय सिद्धांत का बहुत ही विरोध किया गया और विरोध करने वालों में वेस्टरमार्क, रॉमस ये सब आते हैं। ठीक है, छोड़ो इनको। परिवार के प्रकार आते हैं। अब परिवार के प्रकारों में अलग अलग प्रकार से इनको वर्णित किया गया है। संख्या के आधार पर अलग परिवार होंगे और
उत्तराधिकार के आधार पे अलग होंगे, भौगोलिक स्थान के आधार पर अलग होंगे, आर्थिक आधार पर अलग होंगे। इस तरीके से इनको बांटा गया है। संख्या के आधार पर परिवार सबसे पहले देखेंगे हम। संख्या के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो केंद्रीय परिवार होता है। संख्या के आधार पर पहला परिवार होता है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। ऐसे परिवारों का रूप औद्योगिक समाज की विशेषता है। मतलब यह परिवार का छोटा रूप होता है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के विवाह परिवार में रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें केवल अविवाहित बच्चे ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय परिवार नाभिक परिवार होता है। इसमें जो परिवार रहता है ये परिवार का छोटा रूप रहता है, स्त्री पुरुष और उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। मतलब एक परिवार है जिसमें केवल स्त्री पुरुष और बच्चे आएंगे तो ये हो जाएगा केंद्रीय या नाभिक परिवार। ठीक है, छोटा होता है ये। संयुक्त परिवार आते हैं। संयुक्त परिवार बड़ा होगा, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं तो ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन पूरे सब एक ही घर में एक ही परिवार में रह रहे हैं। सारे पूजा सामूहिक पूजा में शामिल हो रहे हैं, सामूहिक खाना बन रहा है, सब कुछ। तो ये सामूहिक या संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तृत परिवार। ऐसे परिवारों में सभी रक्त संबंधी और कुछ अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं तो ये और भी बड़ा परिवार हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी रक्त संबंधी भी आ रहे हैं, कुछ अन्य संबंधी भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे परिवारों में संबंध और रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो ये बहुत विस्तृत या बड़ा परिवार होता है, कुटुंब मान लो अपन इसको। फिर आता है इस तरीके से, ये 3 हो गए संख्या के आधार पर। अब आते हैं निवास के आधार पर। निवास के आधार पर कौन कौन से हैं? पितृस्थानीय परिवार होता है, मतलब पिता जब विवाह के बाद पत्नी अपने पति और एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है। पितृस्थानीय मतलब कहाँ पे रहने जा रहे हैं पति पत्नी शादी करने के बाद, तो ये पिता के घर जा रहे हैं तो पितृस्थानीय हो गया, माता के घर जा रहे हैं तो मातृस्थानीय हो गया। नवस्थानीय मतलब पति पत्नी विवाह के बाद न पति के लोगों के साथ और ना पत्नी के लोगों के साथ, किसी के साथ नहीं जाते, कोई नए स्थान पे या नए परिवार में जाके रहते हैं तो वो नवस्थानीय परिवार हो जाएगा। फिर आता है मातृ पितृस्थानीय, मतलब माता या पिता दोनों में से कोई की भी घर रह रहे हैं तो वो दोनों के यहाँ जा सकते हैं तो मातृ पितृस्थानीय परिवार हो जाएगा। मामा स्थानीय परिवार होता है जब मामा के घर रहने चले जाते हैं नवविवाहित दंपति तो वो मामा स्थानीय परिवार हो जाएगा। द्विस्थानीय परिवार मतलब जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं, मतलब पत्नी अपने मायके रह रही है और पति अपने घर रह रहा है। तो इस तरीके से ये निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार हो गए। अब अधिकार के आधार पर आते हैं तो पितृसत्तात्मक परिवार होता है मातृसत्तात्मक। इसमें क्या हो जाता है, सत्ता का अधिकार पिता और पुरुषों के हाथों में रहता है, पितृसत्तात्मक है ये। और मातृसत्तात्मक क्या हो जाएगा कि सत्ता पर अधिकार माता स्त्रियों के हाथों में होता है। ठीक है, और माता से ही पुत्री में जाता है इसमें सत्ता। ठीक है, फिर आता है अधिकार के आधार पर हो गया। फिर उत्तराधिकार के आधार पर आएंगे। उत्तराधिकार में क्या हो जाएगा कि पितृमार्गीय परिवार होता है, दूसरा होता है मातृमार्गीय। उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होंगे इसमें, और इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर होंगे। ठीक है, अब आता है वंश नाम के आधार पर। वंश के आधार पर आएंगे तो पितृवंशीय परिवार होगा, मातृवंशीय होंगे, मतलब पिता का वंश चलता है इसमें पितृवंशीय परिवार में। ठीक है, और मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, माँ के नाम पर चलती है और माँ से पुत्रियों में वंश का नाम ट्रांसफ़र होता जाता है। उभयगामी परिवार होता है, ऐसे परिवार की वंश परंपरा वंशानुगत संबंध पर ना होकर निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होती है, मतलब किसी निकट के संबंधियों के आधार पर इनके वंश का नाम चलता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट द्विनामी परिवार। ऐसे परिवार में क्या होता है, एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबंध होता है। द्विनामी मतलब दोनों के नाम पर चल रहा है परिवार। ठीक है, तो इस तरीके से वंश के नाम के आधार पर परिवार हो गए, संख्या के नाम के आधार पर हो गए। ठीक है,
निवास के आधार पर हो गए, कुछ परिवार के प्रकार अधिकार के आधार पर होगा और उत्तराधिकार के आधार पर होगा। इस तरीके से हमने कुछ परिवार के प्रकार पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्या है, विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर कौन कौन से होंगे, एक विवाही परिवार होगा, एक विवाही परिवार, एक विवाही क्या होगा, जिसमें मतलब एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह हो रहा है तो वो एक विवाही परिवार हो गया। इसे अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं। बहुविवाही परिवार हो गया, ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। ऐसे परिवार के भी अनेक रूप पाए जाते हैं। अनेक रूप कौन कौन से होंगे, द्विपत्नी मतलब दो पत्नी रख रहा है, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता था इसमें द्विपत्नी परिवार में। बहुपत्नी में बहुत सारी पत्नियां रख सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है समूह विवाही, मतलब कि शादी मतलब जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हों, सभी पुरुष सभी स्त्रियों के समान रूप से पति होते हों, इस परिवार को समूह विवाही परिवार कहा जाता है। इस तरीके से विवाह के आधार पर ये दो प्रकार हुए, कौन कौन से, एक विवाही बहुविवाही। एक विवाही के अंतर्गत तो एक ही विवाह होगा, वही परिवार है। बहुविवाह के अंतर्गत बहुपत्नी भी हो सकता है, बहुपति भी हो सकता है और समूह विवाही भी हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से परिवार के कुछ प्रकार हो गए हैं। अब परिवार के अन्य स्वरूप आते हैं, जैसे कि जन्म मूलक परिवार होते हैं, जहाँ पर जन्म हुआ है, जिन्होंने पालन पोषण किया उसके, वो ही जन्म मूलक परिवार होगा। ठीक है। फिर आता है प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, जन्म मूलक परिवार। फिर आता